हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो अपनी कापियाँ निकालें और तवज्जो से पूरा लेक्चर सुने, जो पॉइंट्स हैं वो नोट करते जाएं। टॉपिक है आज का हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, आपके पेपर के लिए, आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप जितने भी एमसीक्यूज के वो देखेंगे पेपर्स, मोस्टली इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन जो है वो है बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है जो कि आज हमने पढ़ना है। दो प्रिपरेशंस आपके कोर्स में गिवन है, तो ये दो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। जस्ट पूरा लेक्चर एंड तक सुन ले। डी का मतलब क्या होता है? डी लफ्ज जहां पर भी आएगा इसका मतलब होगा रिमूवल। क्या मतलब होगा? रिमूवल। और रिमूवल का लफ्ज जहां पर भी आएगा इसका मतलब होगा एलिमिनेशन। रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एलिमिनेशन। हाइड्रो का मतलब क्या होगा? हाइड्रो का मतलब होगा वाटर। क्या? वाटर। और हैलोजन का क्या मतलब होगा? हैलोजन का मतलब होगा हैलोजन। तो इसका नाम का मतलब है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर एंड हैलोजन। ये हम वाटर और हैलोजन को रिमूव करेंगे। किस चीज से रिमूव करेंगे? अल्काइल हैलाइड्स। तो लेट्स स्टार्ट। यार मैंने इस तरह किया ना, मैंने लिया CH3 CH2 Br, ये मैंने लिया अल्काइल हैलाइड। कोई भी आप अल्काइल हैलाइड ले सकते हो। और इसके साथ अच्छा, अब मैं इससे रिमूव करूंगा क्या? वाटर एंड हैलोजन। और वाटर और हैलोजन को रिमूव करेंगे तो ये एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, और एलिमिनेशन में आप सब जानते हैं। अगर जानते नहीं है तो अपने साथ नोट करें, ये आगे आप बार बार पढ़ेंगे, ये काम आएगा कि एलिमिनेशन जो है ना, एलिमिनेशन, हम जब भी एलिमिनेशन की बात करते हैं ना, तो एलिमिनेशन ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में क्या होगा? एलिमिनेशन। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, वीक बेस होगा, तो फिर याद रखें वीक बेस की मौजूदगी में आपके पास एलिमिनेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये क्यों होगा? स्ट्रॉन्ग बेस में एलिमिनेशन, वीक बेस में सब्स्टिट्यूशन। ये क्यों होगा? ये तो अभी हम पढ़ेंगे। सिर्फ फिलहाल इतना याद रखें, अभी ये प्रूफ होगा कि ये से क्यों होता है। तो अगर मैंने यहां पर एलिमिनेशन करना है, रिमूवल करना है, तो ये तो मुझे पता है कि एलिमिनेशन के लिए मुझे यूज करना होगा क्या? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन्होंने यहां पर यूज किया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप यूज करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करें, ये सारे मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, तो ये बेस यूज किया। लेकिन यहां पर इसको हम बोलते हैं अल्कोहल की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में? अल्कोहल की मौजूदगी में। मैं आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। या इस तरह आप लिखो, या इस तरीके से लिखो। अच्छा, दूसरा इसमें एक और पॉइंट आ सकता है कि अगर मैं यही अल्काइल हैलाइड ले लूं और इसको मैं इसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज करूं, बट अल्कोहल की जगह पर मैं यहां पर क्या यूज करूं? वाटर यूज करूं, तो अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या? एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए आपको दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। मैंने अल्काइल हैलाइड लिया, ये भी अल्काइल हैलाइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इन दोनों रिएक्शन में फर्क सिर्फ और सिर्फ इसका है कि दिस इज अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में आप करते हो ना, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा? सुने, ये Br और पोटेशियम कंबाइन हो गए, क्या बन गया? KBr बन गया। गुड। देखिए हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में यह होता है कि एक अल्फा कार्बन से जाएगा तो दूसरा बीटा से, मतलब दो कंसेक्टिव कार्बन से दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव होंगे। तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है ये बीटा कार्बन है। तो अगर हैलोजन इस अल्फा कार्बन से गया तो अब दूसरा एटम जाएगा कहां से? बीटा कार्बन से। तो बीटा कार्बन के पास तो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो मैं इसको इस तरह से लिख लूंगा
CH3 को मैंने इस तरह लिख दिया। तो अब अल्फा कार्बन से Br चला गया पोटेशियम के साथ, बीटा कार्बन से H चला जाएगा किसके साथ, OH के साथ। तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। अब एक आपके पास KBr बन गया और दूसरा H2O। एलिमिनेशन हुआ ना। अच्छा, क्या क्या चीजें रिमूव हुई, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ वाटर एंड हैलोजन, दोनों रिमूव हो गए। यार अगर दोनों रिमूव हो गए हैं ना, एक अल्फा से गया एक बीटा से, तो दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा CH2CH2 अल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कीन। तो हम तो पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, लेकिन ये मैंने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि इससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट इसी दोनों को कंपैरिजन ही से मिलने वाला है। अच्छा, ये वाला तो क्लियर हो गया। नीचे क्या होगा, नीचे इस तरह होगा कि ये उसी तरह KBr कंबाइन हो जाएगा, ये आपके पास बन गया KBr। अब यहां पर सारा मसला है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। होगा क्या, यहां पर इस तरह हो जाता है कि Br चला जाएगा पोटेशियम के साथ, KBr बना। जिस कार्बन से Br चला गया वहां पर ये OH आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। मतलब यहां पर बना क्या, अल्कोहल। क्या बना, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल मैंने शायद गलत लिखा, ओके, अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, अल्कोहल। तो ऊपर वाले रिएक्शन में अल्कीन बना और नीचे वाले रिएक्शन में अल्कोहल। सवाल यह है कि ऊपर अल्कीन क्यों बना और नीचे अल्कोहल क्यों बना। ऊपर एलिमिनेशन हुआ और नीचे सब्स्टिट्यूशन हुआ, Br गया और OH आ गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कि सर यहां पर क्यों एलिमिनेशन हुआ, यहां पर क्यों सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक में अल्कीन बना एक में अल्कोहल बना, इसकी खास वजह क्या है। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इसको समझे। यार आप लोग इतने टेंशन में सीरियस मत बैठे, रिलैक्स होके सब कुछ सुने, खूब रिलैक्स अंदाज में ये सब कुछ सुने, एंजॉय करेंगे, मजा आएगा। थोड़ा हंस से शाबाश, गुड। चले अब सुनिए। अब इस तरह है ना कि सर ये क्या हो रहा है, सर स्टार्ट ही से दिमाग खराब हो रहा है, सब कुछ एक में अल्कोहल है, दूसरे में एक्वस है, तो सब कुछ चेंज हो रहा है। चलो ये क्यों चेंज हो रहा है, इसको अब समझे कि ये क्यों चेंज हो रहा है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये इसको भी प्रूफ करेंगे। जब मैंने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया ना, तो इसके लिए आपको पता है, आपको एक पॉइंट याद होना जरूरी है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्या, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। जब हम ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर या फिनोल वाले चैप्टर पे जाएंगे, वहां पर आप लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हमारे पास जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, which is more acidic than water, which is more acidic than alcohol. This is the order of acidity जो कि हम पढ़ेंगे फिनोल वाले चैप्टर में या कार्बोक्सिलिक एसिड में। This is the order of acidity. अब यहां पर ये order of acidity मैंने क्यों लिखी, हमें इन दोनों से यहां पर कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करेंगे। किन दोनों को, वाटर को एंड अल्कोहल को। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा ना, तो इन दोनों में आप, वैसे वाटर जो है, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, बट हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं ना, तो कंपैरेटिव स्टडी में बताएं इन दोनों के मुकाबले में मैं कंपैरेटिवली इसको बोल सकता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसको कंपैरेटिवली बोल सकता हूं क्या, वीक एसिड। अच्छा जी, अब कंपैरेटिव स्टडी में वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, हम कंपैरेटिवली कह रहे हैं, ठीक है जनाब। एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, एक हो गया वीक एसिड कंपैरेटिवली। अच्छा, इन सब चीजों का जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश, कंसेप्ट अब इसका क्लियर होने वाला है, बहुत मजा आएगा आप सबको। ले लिया, गुड। ये स्लाइडिंग हो गया और आपके पास आ गया है दूसरा व्हाइट बोर्ड। अच्छा, यहां पर अब इसको क्लियर करते हैं। यार खुद सोचें, एक बात तो याद होनी चाहिए, वाटर, ये बात भूले मत, वाटर जो है यहां पर क्या एक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और अल्कोहल एक्ट कर रहा है क्या, वीक एसिड। ठीक है सर, वन इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड इज एक्टिंग एज अ वीक एसिड। यहां पर क्या है, यहां पर वाटर पड़ा है और इसमें मैंने डाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब वाटर में मैंने इधर वाटर पड़ा था और वाटर में मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो अब ये बन गया क्या, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरे में इधर पड़ा है अल्कोहल, और अल्कोहल में मैंने डाला क्या,
पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो जब मैंने अल्कोहल में डाला तो ये बन गया क्या, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो एक आपके पास आ गया है एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा आ गया है अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। एक बात बताए ना यार, वाटर एक्ट कर रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो इस स्ट्रॉन्ग बेस को मैंने डाला किस में, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो स्ट्रॉन्ग बेस को जब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड में डाला तो क्या ख्याल है, इसकी बेसिसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। यस, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो पानी में ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट करेगा व्हाट, ये एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ये एक्ट करेगा एज अ वीक बेस एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा, वीक बेस। एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट करेगा एज अ वीक बेस। क्यों वीक बेस के तौर पर एक्ट करेगा, क्योंकि वाटर यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड था और स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी जो है वो इसमें थोड़ी सी कम हो गई। सो दिस इज एक्टिंग एज अ वीक बेस। अब इस दूसरे पर आ जाए, अल्कोहल यहां पर पड़ा है इसमें, तो अगर इसमें अल्कोहल पड़ा है तो यार एक बात बताए ना, अल्कोहल में अल्कोहल इज अ वेरी वीक, अगर ये वाटर से भी वीक एसिड है तो ये इस बात का सबूत है कि ये बहुत ज्यादा वीक एसिड है। तो अगर ये बहुत ज्यादा वीक एसिड है तो जब मैंने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेसिस में डाला तो इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालने से वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस है ना कि इतने ज्यादा वीक एसिड की वजह से उसकी बेसिसिटी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। शाबाश, समझ आ रहा है कि नहीं। तो बहुत ज्यादा वीक एसिड की वजह से इसकी बेसिसिटी पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यार अगर बेसिसिटी पर कुछ फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब ये है कि ये जो अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है स्टिल इट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। चलो पूरा लिख लेता हूं, इट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर क्यों काम कर रहा है, क्योंकि अल्कोहल इतना वीक एसिड है कि इसकी बेसिसिटी को थोड़ा भी कम नहीं किया, इतना कम किया कि नेग्लिजिबल है। तो यस सर, अब ये पॉइंट समझ में आ गया है कि दिस इज एक्टिंग एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट इज एक्टिंग एज अ वीक बेस एंड अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। समझ रहे हैं ना। अच्छा, और अभी हमने पढ़ा था कि वीक बेस में क्या होगा, वीक बेस में होगा सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन, जो भी आप बोले। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में होगा एलिमिनेशन। ये मैंने उस दूसरे बोर्ड पे लिखा है, वो देखो सामने नजर आ रहा है ना कि एलिमिनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सब्स्टिट्यूशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। तो यार अगर एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और सब्स्टिट्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, तो एक बात पता है ना, इधर सब्स्टिट्यूशन होगा और सब्स्टिट्यूशन अगर होगा तो क्या ख्याल है, खुद देखिए ना, अगर सब्स्टिट्यूशन होगा मतलब अल्फा कार्बन से Br चला जाएगा और इसकी जगह पर OH आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन हुआ तो सब्स्टिट्यूशन में क्या बनता है, अल्कोहल। तो मतलब ये हुआ कि दिस इज द कौन सा प्रोडक्ट, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और यहां पर हुआ है एलिमिनेशन, तो दिस इज एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। ओके, दिस इज एलिमिनेशन प्रोडक्ट, एलिमिनेशन प्रोडक्ट लिख लें, दिस इज एलिमिनेशन प्रोडक्ट। अच्छा, मतलब इसमें हुआ सब्स्टिट्यूशन और इसमें हुआ एलिमिनेशन। अब ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर एलिमिनेशन हुआ है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। यहां पर एलिमिनेशन क्यों हुआ है, क्योंकि अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि अल्कोहल इतना ज्यादा वीक एसिड है कि ये इसकी बेसिसिटी को थोड़ा भी कम नहीं कर सकता। सो दिस एक्ट एज अ व्हाट, दिस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर ये एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में होता है एलिमिनेशन। एक गया अल्फा से, दूसरा गया बीटा से, और एलिमिनेशन की रिजल्ट में क्या बनता है, अल्कीन बनता है। जबकि इस दूसरे में दिस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट एक्ट एज अ weak base. Why weak base this act? Because water is comparatively more acidic than alcohol. तो water इसकी बेसिसिटी को कम कर सकता है. So this act is a weak base. और weak base में क्या होता है, weak base में substitution होता है. तो substitution में Br चला गया और OH आ गया और आपके पास बन गया क्या, अल्कोहल बन गया. शाबाश, अल्कोहल बना. सर वाह क्या बात है सर, मजा आ गया, समझ आ गया है सर कि यहां पर बना एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मतलब अल्कीन, यहां पर बना अल्कोहल मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ. सर एक बात अब भी समझ में नहीं आई, सर आपने ये नहीं बताया
कि सर स्ट्रॉन्ग बेस में एलिमिनेशन क्यों होता है और वीक बेस में सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है। यहां पर हमने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग बेस में एलिमिनेशन, वीक बेस में सब्स्टिट्यूशन। सर ऐसे क्यों होता है? चलो मैं बता देता हूं कि ऐसे क्यों होता है। यार एक बात बताए ना, शाबाश। ये बीटा कार्बन वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये बीटा हाइड्रोजन होता है। यहां पर Br तो पोटाशियम के साथ चला गया है कि Br बन गया है, सही है ना? ओके गुड। यहां पर जो OH रह गया, दिस इज अल्कोहलिक OH, और आपको पता है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस पता है स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जिसके हाइड्रोजन लेने की सलाहियत ज्यादा, जो अपने लिए हाइड्रोजन निकाल सकता हो। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है ना कि ये जब देख लेते हैं कि वहां पर तो हाइड्रोजन पड़ा है, बीटा हाइड्रोजन, तो इसके हाइड्रोजन लेने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये उस पे अटैक करेगा। तो ये जब उस पे अटैक करेगा तो वहां से अपने लिए हाइड्रोजन के निकलो, यहां से अपने लिए हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो यहां से अपने लिए हाइड्रोजन निकाल लेगा तो OH और H कंबाइन होकर क्या बना लेगी? H2O। तो एक अल्फा से गया, एक बीटा से गया, और दोनों के दरमियान क्या बन गया? डबल बॉन्ड और अल्कीन बन गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस में एलिमिनेशन क्यों हुआ? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस में OH के पास इतना पावर मौजूद है कि वो बीटा वाले कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकाल सकता है। तो वहां से निकाल लेते और एलिमिनेशन हो जाता है। समझ रहे हैं ना? अच्छा सर ये भी जरा बताएं ना, वीक बेस में एलिमिनेशन क्यों नहीं होता? तो आपको डायरेक्ट समझ आना चाहिए। ये जब Br पोटाशियम के साथ चला गया कि Br बन गया, तो ये OH जो रह गया था, दिस इज नाउ एक्वस OH। तो जो एक्वस OH था, दिस एक्ट एज अ वीक बेस। वीक बेस का मतलब कि इसके हाइड्रोजन लेने की सलाहियत इतनी ज्यादा नहीं है। तो यहां पर जो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूं, CH3 को CH2H लिख लेता हूं। तो अब ये OH तो है, बेस तो है, लेकिन वीक बेस है, तो इसके हाइड्रोजन लेने की सलाहियत कम है। तो ये जब इस पे अटैक करेगा ना, तो ये इस हाइड्रोजन को इस कार्बन से अपने लिए निकाल नहीं सकता, इसमें इतना पावर नहीं है, ये वीक बेस है। तो जब ये उसको यहां से निकाल नहीं सकता, तो बेचारा क्या कर लेते हैं कि उसको अपनी जगह पर रहने दो, वो वहीं पर ठीक है, और क्या कर लेते हैं कि जहां से Br गया है उस जगह पे चले जाओ। तो OH यहां पर इधर अटैक कर लेगा और कार्बन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा। तो अब समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग बेस में एलिमिनेशन क्यों हुआ और वीक बेस में सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस में बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकालने की सलाहियत मौजूद थी, जबकि वीक बेस में बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकालने की सलाहियत कम थी, तो इसलिए वो हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकता वहां से। तो क्या कर लेता है बेचारा, जहां से Br गए वहीं पर चला जाता है और सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। एंड दैट इज हाउ के आपको अब MCQs पूछे जाते हैं, दैट इज फुल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक ये वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ये वाला है, इसका भी आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। अच्छा, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एक्टिंग एज अ वीक बेस, और वीक बेस में सब्स्टिट्यूशन होता है, और सब्स्टिट्यूशन में प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्कोहल। और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस में एलिमिनेशन होता है, और एलिमिनेशन में प्रोडक्ट क्या होता है? अल्कीन होता है। तो याद रखें, आपसे MCQs में पूछे जाते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। ओके, अब सुन लें, अब आपसे MCQs पूछे जाते हैं। When alkyl halide reacts with alcoholic potassium hydroxide, they gives option A alkenes, option B alcohols, option C aldehydes, option D ketone। तो क्या ख्याल है, क्या देंगे? they give alkenes। दूसरा MCQs के when alkyl halide react with aqueous potassium hydroxide, they gives alkene, alcohol, aldehyde, ketone। क्या देंगे? they give alcohol। दूसरा, ये MCQs इस तरह भी पूछ सकते हैं कि when alkyl halide react with alcoholic potassium hydroxide, it undergoes option A elimination reaction, B substitution reaction, C oxidation reaction, D none। तो क्या ख्याल है? तो it gives elimination reactions। and when alkyl halide react with aqueous potassium hydroxide, it undergoes कौन से reactions? substitution reactions। समझ रहे हैं ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। हाँ, MCQs इस तरह भी पूछ सकते हैं कि when alkyl halide react with alcoholic potassium hydroxide act as
तो क्या एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। एंड व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ व्हाट, इट एक्ट एज अ वीक बेस। बात समझ रहे हैं कि नहीं? दीज आर द पॉइंट्स जो कि आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट कि डीहाइड्रोहेल जब आप पेपर में लिखेंगे तो पेपर में नीचे वाला रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वाला पोर्शन लिख लेंगे, दैट इज एनफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के लिए। लेकिन ये इसलिए समझाया क्योंकि इन दोनों में हमने कंपैरिजन करना था, जो कि आपके एमसीक्यूज वाले पोर्शन के लिए बहुत जरूरी था। दैट इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ alkene, and let's talk about the second preparation of alkene. The second preparation of alkene is what? Second preparation of alkene is by dehydration of alcohol. So let's talk about the second preparation, that is क्या? dehydration of alcohol, dehydration of alcohol। अच्छा जी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को जरा आप सुनिए। डी का मतलब क्या है? डी का खुद बताएं ना शाबाश। डी का मतलब है सर रिमूवल। वेरी गुड यार, माशाल्लाह, काबिल हो गए हो, सही है। हाइड्रो का मतलब सर सिंपल है ना, वाटर। ओए क्या बात है यार सर, इस बार हमने सिर्फ वाटर को रिमूव करना है। किस चीज से रिमूव करना है? अल्कोहल से। सर हम समझ रहे हैं सर, हमने इस बार अल्कोहल से सिर्फ वाटर को रिमूव करना है। तो यार अगर रिमूव भी करना है तो आपको पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? हम इलिमिनेशन अगेन कर रहे हैं। क्या? इलिमिनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलिमिनेशन कर रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैं यहां पर लिख लूंगा अल्कोहल। क्या लिखा? अल्कोहल। मैंने इस अल्कोहल से रिमूव करना है वाटर। तो यार अगर मैंने वाटर को रिमूव करना है तो वाटर को रिमूव करने वाला भी चाहिए ना। वाटर को रिमूव करने के लिए वाटर को रिमूव करने वाला चाहिए। आपको पास करने के लिए पास करने वाला भी चाहिए ना। तो इसी तरह वाटर को रिमूव करने के लिए वाटर को रिमूव करने वाला भी चाहिए। सही है, सुने, समझ रहे हैं कि नहीं? इधर देखिए, शाबाश, वेरी गुड, समझे यार। ये मैंने लिया है अल्कोहल और डिहाइड्रेशन के लिए चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहां पर क्या होगा? H2SO4 is acting here as a dehydrating agent। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप दूसरे शब्दों में भी इसको लिख सकते हो। शब्दों में, किसमें? शब्दों में, दूसरी भाषा में इसको इस तरह लिख सकते हैं कि H2SO4 इधर लिखें डिहाइड्रेट इट हियर एक्टिंग एज अ व्हाट? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा जी, यार ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो एक्ट कर रहा है ना, ये H2SO4। अच्छा ये हटा दूं कि ये ना समझे। अच्छा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, तो क्या सर दुनिया में सिर्फ H2SO4 ही मिला था इनको डिहाइड्रेटिंग एजेंट? नो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप H2SO4 के अलावा भी यूज कर सकते हो। H2SO4 के अलावा आप इसमें यूज कर सकते हो फास्फोरस पेंटॉक्साइड, P4O10, फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी यूज कर सकते हो, ZnCl2 भी यूज कर सकते हो। ये सारे जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है, बट आपके कोर्स में H2SO4 का इस्तेमाल किया गया, इसलिए हमें मजबूरन यही लिखना पड़ रहा है। अच्छा जी, सर H2SO4 को भी लिखा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सर कुछ हीट दे दें, क्योंकि वाटर को रिमूव करना है तो दे देना है 170 सेल्सियस। कितना दे दें? 170 सेल्सियस टेम्परेचर इसको चाहिए। बहुत आसान, बहुत आसान यार। अगर वाटर को रिमूव करेंगे ना तो एलिमिनेशन करेंगे। आप सब जानते हैं ना, OH जिस कार्बन के साथ अटैच है अल्फा और अल्फा के साथ जो अटैच है बीटा, एक जाएगा अल्फा से OH, दूसरा जाएगा कहां से? बीटा से। इसको इस तरह लिखूं? यस सर, लिख लें। सर बीटा हाइड्रोजन गया, H और OH आपस में कंबाइन हो गया, क्या बन गया? H2O बन गया। क्या बात है सर, आप ये मत सोचिए सर यहाँ पर H2SO4 ने क्या कमाल किया। H2SO4 ने क्या कमाल किया ये आपको इसके मैकेनिज्म में मिलेगा। किस में मिलेगा? मैकेनिज्म में। यहाँ पर प्रिपरेशन में हम कभी भी मैकेनिज्म नहीं लिखते, ये बात याद रखें। हम जितने भी मैकेनिज्म्स लिखते हैं वो हम रिएक्शंस में लिखते हैं। तो ये आगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स जब हम पढ़ेंगे ना, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, तो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में फिर इसका हम मैकेनिज्म लिखेंगे। वहां पर आपको पता चलेगा कि H2SO4 ने यहाँ पर क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। तो H2SO4
H2SO4 यहां पर एक्ट कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि P4O10 भी यूज हो सकता है, ZnCl2 भी यूज हो सकता है। अच्छा जी, OH गया, H गया, H2O बन गया, एक इधर से गया एक इधर से गया, दोनों में बना क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन। हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। सर अल्कीन बन गया, बहुत आसान है सर। अल्कोहल लिया था, अल्फा कार्बन से OH गया, बीटा कार्बन से H गया, दोनों कंबाइन होकर वाटर बना दिया। सर वाटर बना दिया, वाटर रिमूव हो गया, और सर एक इधर से गया एक इधर से, तो दोनों में पाई बॉन्ड बन गया, और ये बन गया क्या, अल्कीन। क्या इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होते हैं? यस, इसमें सैचुरेटेड कन्वर्ट हुआ, किसमें, अनसैचुरेटेड। सर ये तो समझ में आ गया, पेपर में आपने सिर्फ ये लिखना है। सर एक स्टूडेंट के दिल में कुछ गड़बड़ हो रही है कि सर ये मैं अगर थोड़ा सा इस रिएक्शन में गड़बड़ कर दूं। हाँ कर लो बेटा, क्या करना है? सर मुझे इस तरह करना है कि मुझे इस बार मतलब मुझे इस बार ऐसे करना है कि H2SO4 तो बड़ा बड़ा दिख रहा है। सर मैंने टेम्परेचर, मुझसे गलती हो गई, मैंने टेम्परेचर 170 तक नहीं पहुंचाया, मैंने टेम्परेचर जो है वो 140 तक पहुंचाया, 170 तक पहुंचा ही नहीं, टेम्परेचर 140 तक आया। तो अब क्या होगा? तो जब टेम्परेचर 140 होगा, सब कुछ वही है, सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आया, तो टेम्परेचर में चेंज आने से प्रोडक्ट में भी चेंज आएगा, और अब की बार यहां पर आपके पास अल्कीन नहीं बनेगा, यहां पर अब आपके पास बनेगा द वन एंड ओनली, इसको आप 2 कर लेंगे, और आपके पास यहां पर बनने वाला है CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3 means this is called diethyl ether। क्या बोलते हैं? डाईइथाइल ईथर बोलते हैं, शाबाश। और साथ साथ में बनता है वाटर। सर ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे बना, सर समझ में नहीं आया कैसे बना। यार समझे ना कि कैसे बना, आसान आसान बनाएंगे आपको। ये 2 अल्कोहल है ना, तो 2 अल्कोहल को मैंने इस तरह लिख दिया, ये मैंने लिया, ये मैंने लिया CH3 CH2OH। अच्छा जनाब सुने यार, ये 2 अल्कोहल मैंने इस तरह लिए, होगा क्या, H, होगा क्या, OH। H और OH कंबाइन करके क्या बनाया, H2O बनाया। जब मैंने H और OH कंबाइन करके H2O बनाया, तो क्या रह गया, क्या रह गया, CH3 CH2 CH3 CH2, इधर क्या O, और इधर क्या CH2 CH3। ऊपर वाला बना कि नहीं? सर क्या बात है, वाटर भी बन गया, ये भी बन गया, मतलब इससे भी H यहां से OH यहां से और वाटर बना, और साथ में ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना दी, डाईइथाइल ईथर। कंडीशन वही। सर वेरी गुड, दिस इज डाईइथाइल ईथर। सर ये दोनों चीजें समझ में आ गई, वाह। टेम्परेचर चेंज किया, प्रोडक्ट भी चेंज हुआ। सर कुछ और चेंज हो सकता है, तो टेम्परेचर में थोड़ा और गड़बड़ करने से कुछ और गड़बड़ हो सकते है, क्यों नहीं हो सकते? चलो लेट्स सी, नेक्स्ट बता देता हूं यार। इस बार मैंने लिया, चलो इधर लिखता हूं, सही है, ये फर्स्ट वन था। आपने सिर्फ ये लिखना है पेपर में, ये दूसरा वाला सिर्फ आपको एक पॉइंट पे ले आ रहा हूं एमसीक्यूज के लिए। मैंने इस बार फिर से लिखा CH3 CH2OH, और इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने इसे किया कि इस बार मैंने क्या किया, मैंने किया वही H2SO4 का इस्तेमाल, लेकिन मैंने इस तरह किया कि मैंने अब टेम्परेचर जो है वो 140 से भी कम किया, लेस देन 140 किया। सर मैंने टेम्परेचर पहले 170 किया था, आपने तो अल्कीन बना दिया था। सर मैंने टेम्परेचर 170 तक नहीं पहुंचाया, 140 कर दिया, तो फिर तो बन गया ईथर बन गया। सर लेस देन 140 करूंगा तो क्या होगा, तो फिर ईथर भी नहीं बनेगा। फिर आपके पास ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और आपके पास बनेगा CH3 CH2OSO3H प्लस H2O।
अब की बार ये बनेगा, ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, ये रिएक्शन आगे जाएगा और कुछ और बनेगा, ये रिएक्शन कहां जाएगा, क्या बनेगा, अगेन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में पड़ेंगे। सर ये तो समझाए ना कि ये यहां पर कैसे बना, ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे बना, ये ऐसे बना, देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर बना दूं, हाँ बना दे सर, वाह बना दिया। प्रोडक्ट को भी समझे यार, ओए H गया, OH गया और इधर से H गया, क्या बना दिया, H2O बना दिया, वो जो H2O बना था वो बना दिया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये O आकर इसके साथ अटैच, ये आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, मैं इसको इस तरह लिख लूंगा CH3 CH2 CH3 CH2 लिख दिया, और ये CH2 इसके पास आएगा O, वाह, और फिर SO OH ये बना। इसको जरा दूसरे लफ्जों में लिखें, CH3 CH2 वाह सर, O वाह सर, SO3 वाह वाह सर। अब समझ में आया कि ये कैसे बना, समझ रहे हैं कि नहीं, ये इस तरह, तो ये रिएक्शन है, ये इसका प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। तो ये आपके पास आ गया है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास दो प्रिपरेशंस थे अल्कीन के, एक प्रिपरेशन क्या था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और दूसरा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। वैसे अगर इस रिएक्शन में हम बात करें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि सुने गौर से, फिर आप नोट करें अपने साथ, सुने एमसीक्यूज गौर से कि एमसीक्यू सुने कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स ऑप्शन ए अल्कीन, ऑप्शन बी ईथर, ऑप्शन सी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट या इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, शाबाश। और अगर इस तरह पूछा जाए कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 170 सेल्सियस गिव्स, तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अल्कीन्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 140 सेल्सियस गिव्स, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ईथर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट लेस देन 140 सेल्सियस गिव्स, इस बार करेक्ट ऑप्शन होगा अल्काइल या इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट होगा। दैट इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। दो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स थे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आई होगी। इन सबको आप बार बार रिपीट करें, वीडियो बार बार देखें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि होगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। थैंक यू वेरी वेरी मच। अल्लाह हाफिज।